हाथरस कांड पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हाथरस कांड के चश्मदीद का बेहद चौंकाने वाला बयान आया है। आज तक के खुफिया कैमरे पर हाथरस का चश्मदीद होने का दावा करने वाले जयवीर ने 14 सितंबर की कहानी बताई है। उसका यह दावा है कि वो मौके पर ही मौजूद था जहां 14 सितंबर को पीड़िता के साथ वारदात हुई थी। अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ, आपने क्या देखा? वो लड़की पड़ी है, मैंने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा तो लड़की को हाँ मोटा कहते हैं, गामना थे वो मोटा कहते हैं। नाली है ना, आपने देखी वो नाली में पड़ी है। और वो छोटू से कही है भाई माँ ने कि तू हमारे घर खबर कर। छोटू कौन? वो जो खेत वाला लड़का है। अच्छा, तो छोटू घर साइकिल लेके माँ ने छोटू से कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला गया। हाँ, तो वो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की उसको? मदद पानी लाया हुआ वो लोड़ा और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लघु कुछ नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। तो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया पन्नी में। वही माने की बेटा ये तड़प रही है, पानी लेके आया। किसकी माँ ने बोला? बाकी लव कुछ वो बराबर पे चारों काट रही है। लव कुछ नहीं माँ, लव कुछ की माँ और लव कुछ वो खज के गया, पानी लाया तो बातें। हाथरस में साजिश के तार फैलते जा रहे हैं। पीएफआई से लेकर भीम आर्मी और विदेशी फंडिंग से लेकर खनन माफिया तक से कनेक्शन जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो दरअसल बैंक खातों से जुड़े हुए हैं। यूपी पुलिस का यह दावा है कि पैसे विदेशों से आए हैं और दंगा गैंग तक पहुंचाए गए हैं। दंगा गैंग में विदेशी फंडिंग होने की बात हमने आपको पहले भी बताई थी। हमने ये दिखाया था कि कैसे एक वेबसाइट के जरिए चंदा जुटाया जा रहा था। मॉरिशस से भी पैसे आ रहे थे। लगभग 100 करोड़ की फंडिंग की जानी थी, जिसमें 50 करोड़ पहले ही आ चुके थे। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब पीएफआई की ओर से भीम आर्मी को पैसा देने का शक, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। खनन माफिया का भी नाम अब सामने आने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा साजिश का नेटवर्क सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब तफ्तीश की जा रही है और हो सकता है आने वाले वक्त में और ज्यादा गिरफ्तारियां संभव हो। फंडिंग मामले में एक खनन माफिया का नाम भी सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी के रडार पर पीएफआई के खाते और वेबसाइट है। हालांकि पीएफआई के महासचिव ने साफ तौर पर सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। यूपी को जलाने की साजिश में कौन कौन शामिल? पीएफआई भीम आर्मी के बीच साजिश का कनेक्शन क्या? दंगों के लिए भीम आर्मी को पीएफआई ने की फंडिंग। बैंक खातों की जांच किस किस तक पहुंचेगी आज? हाथरस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियों ने साजिश की सुपारी देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी की शांति को भंग करने की साजिश में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पीएफआई के मुखपत्र के संपादक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संपादक शाहीन बाग के पीएफआई दफ्तर का सचिव भी था। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इस बीच हिंसा फैलाने के इस खेल में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पीएफआई और भीम आर्मी की मिली भगत भी सामने आई है। दंगों की साजिश के लिए विदेशी फंडिंग के खुलासे के बाद पुलिस ने कई बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। जांच में संकेत मिले हैं कि पीएफआई ने भीम आर्मी को भी दंगे फैलाने के लिए फंडिंग की। हालांकि जांच एजेंसियां अभी कुछ और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने में जुटी हैं, जिससे साजिश के इस गठजोड़ से पूरी तरह से पर्दा उठ सके। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पत्रकार के एक बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाकी बैंक अकाउंट्स की तलाश भी की जा रही है।
अब पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। इतना ही नहीं, साजिश के तार कहां कहां तक फैले हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यूपी के एक खनन माफिया के भी इस मामले में फंडिंग के सुराग सामने आ रहे हैं। उसका नाम चीनी मिल घोटाले में भी शामिल है। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी चपेट में आता। इंसाफ की आड़ में कितना खतरनाक खेल रचा जा रहा है, सीएम योगी भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करें। इस बीच पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पीएफआई की तरफ से सफाई सामने आई है। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed all over the world. पीएफआई की सफाई चाहे जो हो, लेकिन बार बार हिंसा के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद शक गहराता जा रहा है। अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर नए खुलासे होने की उम्मीद है। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और शिवेंद्र श्रीवास्तव। सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए 40 लोगों से पूछताछ की गई जो कि गांव के ही रहने वाले हैं, जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर इस केस से लेना है, लेकिन इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि हमने वो खबर भी दिखाई है जिसमें कहा गया है कि एक प्रत्यक्षदर्शी था जिसने देखा कि उस वक्त 14 सितंबर को क्या हुआ था। देखिए नेहा, 40 जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनसे अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। नोटिस सर्व किए गए हैं कि वो एक एक करके एसआईटी का जो यहाँ पर टेम्परेरी ऑफिस बनाया गया है हाथरस में गांव के पास, वहां पर आकर के अपने बयान दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि इसके कई पहलू हैं इस पूरे मामले की, सबकी बात नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे वो आरोपी पक्ष हो, या फिर और प्रत्यक्षदर्शी लोग हों, गाँव के लोग हों। तो उन लोगों को नोटिस भेजी गई 40 लोगों को, और उनसे एक एक करके पूछताछ हो रही है। जो एसआईटी का मकसद है वो मेन यही है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसके जो पहलू हैं उनकी सच्चाई गहराई से पता की जा सके। इसीलिए सबके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी का अपने आप ये चल रहा था आज तक पर, उसमें साफ तौर पर वो बता रहा था कि वहां लड़की पड़ी हुई थी और उसके लिए पानी लेकर के लवकुश आया, जिस लवकुश को आरोपी बनाया गया। इसी तरीके से अलग अलग वर्जन है तमाम, चाहे संदीप हो चाहे दूसरे 2 आरोपी और हों, उन सब के लिए अलग अलग बयान है। एक कोई चिलर में था। तो ये सब बातें कितनी सच है ये जानने की कोशिश एसआईटी की होगी और इसीलिए ये नोटिस दी गई है। लेकिन इसमें और जो तमाम दूसरे एंगल आ रहे हैं कि क्या पास्ट में कोई ऐसी दुश्मनी थी, पास्ट में जो रिलेशन की बात आ रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात आ रही है, या पुलिस की लापरवाही की बात आ रही है, हर एक चीज की गहनता से जांच की जाएगी। एसआईटी का मकसद यही है। इसीलिए पहले 7 दिन का वक्त दिया गया था, फिर 10 दिन और बढ़ाया गया ताकि वो ये जान सकें कि इसमें कोई भी पहलू छूटा तो नहीं है, और उसके आधार पर ही रिपोर्ट दी जाएगी। क्योंकि सीबीआई की जांच में अभी थोड़ा वक्त है और जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तब तक उनको अहम सुराग, सबूत, लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों की, गवाहों के बयान जरूर ले लेने हैं, ताकि वो जब हैंडओवर ये पूरा मामला करें एसआईटी को या सरकार के सामने, सीबीआई को, या फिर सरकार के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करें, तो उनके पास हर एक सवाल का पुख्ता जवाब हो। मामला धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि हर एक कदम फूक फूक कर रखा जाए जिससे कि सच्चाई पूरी बाहर आ सके। जी, मामला उलझता जा रहा है और इसमें एक और अब उलझन जुड़ गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, कहां भीम आर्मी इंसाफ की बात कर रही थी, कहां उन्हीं के तार पीएफआई फंडिंग से जुड़ गए दंगा भड़काने की साजिश मामले में?
बिल्कुल नेहा, इस तरीके की जो रिपोर्ट आ रही है और ये दावा किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग जो हैं वो भी भीम आर्मी से मिले हुए थे और इस तरीके से उनको भी फंडिंग की जा रही थी, ऐसी जानकारी इस वक्त आ रही है। इसका साफ और सीधा मकसद है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पॉलिटिकल नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं उन्होंने भुनाने की कोशिश की, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के पीछे किस तरीके से साजिश रची जा रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर के ये खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से ईडी की तरफ से कहा गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कई जगहों से विदेशों से पैसे आए हैं जिसमें मॉरिशस रूट की बात की जा रही है, उस बारे में भी विस्तृत जानकारी मिली और 50 करोड़ रुपए आने की बात कही जा रही है और इसके दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से, जेल की तरफ से चिट्ठी आती है और जो पीड़ित परिवार है उनका यह कहना है कि अब उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और इस तरीके से जेल से अगर चिट्ठी यहां आती है तो इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इन तमाम चीजों की भी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीड़ित परिवार को लेकर के जो ये कह रहे हैं कि उनके घर में जिस तरीके से इस बात को लेकर के अब बात चल रही कि साजिश रचने की कोशिश की जा रही है और जो आरोपी हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों पर अब आगे जो एसआईटी जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, खनन माफिया का भी अब इस मामले में नाम आने लगा है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही? देखिए, जहां तक भी सरकार अब अपनी जांच का दायरा दूसरी तरफ बढ़ा रही है, हालांकि मामला यहां पर गैंग रेप और हत्या से जुड़ा हुआ था जब इसकी जांच चल रही थी, लेकिन सरकार का दायरा अब दरअसल इस तरफ गया कि देखिए प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कौन लोग थे, सरकार की छवि फैलाने वाले कौन, जो छवि खराब करने वाले लोग कौन थे, पैसा कहां कहां से आ रहा था, फंडिंग कौन कौन कर रहा था। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये विपक्ष विरोधियों की साजिश हो सकती है, तो ऐसे में क्या कहीं लोकल माफिया किसी तरह का शामिल था जिसके पैसे के जरिए खेल हो रहा था। तो अब सरकार की जो जांच का दायरा है वो दरअसल इन्हीं तरफ बढ़ रहा है, जिनमें स्थानीय माफिया से लेकर के उनके जो विपक्षी दलों के नेता है, उनके गठजोड़, हर संबंधों की जांच कर रही है यूपी पुलिस। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, कुमार कुणाल के पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि हाथरस कांड में पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो क्राइम सीन का है और इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा है पुलिस इसे हाथरस कांड में एक बड़ा और अहम सबूत मान रही है। सीबीआई को सौंपने की इन सबूतों की तैयारी भी की जा रही है। हाथरस कांड में एक और नया खुलासा। हाथरस कांड में सामने आया नया वीडियो। गैंगरेप की वारदात वाले दिन का है यह वीडियो। क्या क्राइम सीन का यह वीडियो बना बड़ा सबूत? आज हम इस वीडियो का पूरा ऑपरेशन करेंगे। हाथरस कांड में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। दंगों की साजिश से लेकर पीएफआई का कनेक्शन, विदेशी फंडिंग से लेकर पीड़िता के परिवार और आरोपी के बीच किए गए फोन कॉल की डिटेल। लेकिन सवाल यही है कि कहीं इन खुलासों और साजिशों की आड़ में पीड़िता को मिलने वाले इंसाफ पर आघात न पहुंचे। और अब इस कड़ी में पुलिस ने हाथरस कांड में क्राइम सीन का एक वीडियो जारी किया है, जिसे खुद पुलिस वालों ने रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्राइम सीन से क्या क्या मिला है। क्राइम सीन के वीडियो में 4 हंसियां दिख रही हैं। वीडियो में एक चप्पल और दूसरा सामान भी है। 14 सितंबर यानी वारदात के दिन का ये वीडियो है। पुलिस की माने तो ये वीडियो 14 सितंबर को घटना के ठीक बाद शूट किया गया और खेत में जिस तरह से सामान फैला हुआ है वो साबित करता है कि घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे। अब आपको बता दें कि 14 सितंबर को ही पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर खेत के इलाके में गैंगरेप की वारदात हुई थी। यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जब ये घटना हुई तो पीड़िता की मां कुछ ही दूरी पर थी, ऐसे में उसके पास तक आवाज पहुंच सकती थी। जब मेरी लड़की को होश है जब ही तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं।
है? जब मेरी लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके, उसकी जीभ ही नहीं उठी तो क्या बोलती वो, और आवाज नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही उसकी लड़की की। और गर्दन की ये हड्डी ये टूटी हुई थी, एक बिल्कुल ऐसी है बिल्कुल जैसे पोलियो मर जाता, कमर से जाता था, बिल्कुल बेकार, ऐसे टोटे से हाथ हो गए वहाँ के, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस का कहना है कि सबूतों के तौर पर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा ताकि घटना के बाद की स्थिति की जानकारी जांच एजेंसी को मिल सके। पुलिस के मुताबिक जब घटना हुई तो उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस पहली बार घटना स्थल पर पहुंची थी तो उस वक्त ही ये वीडियो शूट किया गया था। हाथरस केस में एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें ये पता चला है कि 14 सितंबर जिस दिन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, उस दिन इस वीडियो को शूट पुलिस ने किया था और ये वही जगह है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ जो वीडियो मिला है उसमें पता चला है कि 4 हंसिया और चप्पल, इसके अलावा कई सामान मिले हैं, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे वारदात के समय। जानकारी यह है कि पुलिस ने इस वीडियो को अपने पास सबूत के तौर पर रखा हुआ है और इसका इस्तेमाल सीबीआई की जांच में किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि 14 सितंबर को हाथरस कांड हुआ था, जिसके बाद पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सवाल यह है कि पुलिस 20 सेकंड के इस वीडियो को जारी करके क्या साबित करना चाहती है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, हाथरस, आज तक। तो क्राइम सीन का ये वीडियो दरअसल पुलिस ने बनाया है और इस वीडियो को अब सीबीआई के सुपुर्द करने की बात कही जा रही है। इस वीडियो में साफ तौर पर 4 हंसियां देखी जा सकती हैं। क्राइम सीन के इस वीडियो से कई अहम सबूत सामने आ रहे हैं। कुछ चप्पल और सामान भी इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तनी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत तो फिर हूँ, मैं तो बेहोश है कि खून को चढ़े देख के, मैं प्यास के मरी जाऊँ, मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आवे लग गो छोरा, तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पौ है तो टाइम तो लगेगी, तो लो 1 घंटा में लली स्वतंत्र तो आ रहा है, मम्मी न करो खोद लो सो घर को चलो, प्यास लगे रही, मैं हाँ बेटा मैं न कर खुद रही घर को चलेंगे हैं। और जब कब का छिपे बाह में बैठे मोह ऐसी साल होती तो भी बैठी भैया काय भी छोड़ती। बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुंचने लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। वहाँ से भाई उसका पकड़ के ले आया, हाथ पकड़ के सड़क पे बाइक पे बैठा के उसकी माँ उसका भाई थाने ले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है। दुनिया ने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। मतलब कोई अब मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए, क्यों बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें गला दबा के मार दूंगी, नहीं तो काम बाकी बचा है क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को एक ही काम है। अभी उनके 100 सवालों के एक जवाब है कि बॉडी जलाई क्यों, क्या चीज छुपाई है, क्या चीज छुपाई है। किसी भी सवाल के उनके को कोई जवाब नहीं है। इसे सब लोगों से बोल दो कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दो तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और न हमें पता हो। और रामू, हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माओ खिलर पे हो, रामू मारो 7 बजे गयो 12 बजे घर आए। हम अपनी बता रहे, हमने कोई बाको बुना देखो कि कब गो है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आंखों से। माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते। जो चिट्ठी आई है माँ लिखी तो होती होंगी, पर लेकिन हमने ना देखो।
कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो क्राइम सीन का वीडियो पुलिस ने दरअसल बनाया है एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन 3 जांच एजेंसियां हैं। पुलिस अलग जांच कर रही है, एसआईटी अलग कर रही है, सीबीआई कर रही है। इनमें कितना विरोधाभास दिख रहा है और या फिर ये एक ही तरह के कंक्लूजन पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जहां तक पूरी जांच का सवाल है, एसआईटी से लेकर के पुलिस जो शुरुआती जांच पुलिस ने की, कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों में कमियां हैं और कमियां एक सिलसिलेवार तरीके से हमने भी कई सारी कमियां उजागर की है और इसीलिए जो जांच का दायरा है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, चाहे सीबीआई में जांच हो, ये तमाम जो आरोपी जो हैं उन पर भी जो सवाल उठे हैं, कितने थे कितने नहीं थे, उनके परिवार वालों को भी हमने सुना। जो पीड़ित का पक्ष है वो भी लगातार कह रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो बाकी जो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के ज्यादा सरकार तवज्जो दे रही है, जैसे साजिश का पक्ष है, उसको छोड़ करके अगर हम सबसे बुनियादी पहलू पर जाएं कि उस दिन हुआ क्या था, उस दिन कौन दोषी था, किसकी वजह से पीड़िता की मौत हुई, क्या उसके साथ क्या कुछ हुआ था, ये तह तक पहुंचने के लिए तमाम एजेंसियां लगा तो दी गई हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से अपनी जांच कर रहे हैं। अब 12 तारीख को जबकि हाईकोर्ट में ये पूरी बात जाएगी सामने, वहां पर भी पड़ताल होगी हाईकोर्ट के सामने। लौटूंगी मैं आप सभी के पास, बने रहिए, क्योंकि हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही है। उन्हें अब समय सीमा उनकी एक्सटेंड कर दी गई है, 16 अक्टूबर तक उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और इस बीच इस केस में एक नया मोड़ भी आ चुका है। दरअसल अलीगढ़ जेल से वारदात के आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में उसने बताया कि पीड़िता उसकी दोस्त थी। संदीप ने इस चिट्ठी में खुद को बेकसूर बताते हुए सारा इल्जाम पीड़िता के भाई और उसकी मां पर जड़ दिया। हाथरस की बेटी को किसने मारा? हाथरस की बेटी का गुनहगार कौन? 14 सितंबर को हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था? इन तीनों सवालों के जवाब एसआईटी तलाश रही है। पीड़ित पक्ष ने जिन 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वो चारों न्यायिक हिरासत में है। पीड़ित पक्ष अपने दावे पर टिका है तो आरोपी पक्ष बेगुनाही के दावे कर रहा है। दुनिया ने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। मतलब कोई अब मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए, क्यों बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें गला दबा के मार दूंगी। यही तो काम बाकी बचा है, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को एक ही काम है। अभी मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही करा है जो कुछ करा है। इस बीच अलीगढ़ जेल में बंद हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ने हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें संदीप ने 14 सितंबर को हुई घटना के बारे में पूरा ब्यौरा देते हुए खुद को बेकसूर बताया है। चिट्ठी में संदीप ने बताया है कि पीड़ित लड़की से उसकी पहले से दोस्ती थी। लड़की के साथ उसकी फोन पर बात होती रहती थी। ये बात लड़की के परिवार वालों को पसंद नहीं थी। संदीप ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो घटना के दिन मौके पर मौजूद था। खेत में ही उसकी पीड़ित लड़की के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन लड़की की मां और भाई ने उसे घर भेज दिया था। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की थी, जिसके चलते बाद में उसकी मौत हो गई। हाथरस के एसपी को लिखी इस चिट्ठी में संदीप के अलावा आरोपी रवि और लवकुश के अंगूठों के निशान है, दस्तखत भी। इस चिट्ठी में बाकी आरोपियों को भी बेकसूर बताया गया। संदीप ने बाकी आरोपियों लवकुश, रवि और रामू को अपना चाचा बताया है। संदीप ने इन तीनों को बेकसूर बताया है। संदीप ने लिखा है कि उसने कभी भी पीड़िता के साथ मारपीट नहीं की है। संदीप ने लिखा, मुझे 20 सितंबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। संदीप ने एसपी हाथरस से मामले की जांच करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया।
हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप सिंह की एसपी को लिखी इस चिट्ठी से इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी पक्ष इस चिट्ठी में लिखी हर बात को सही ठहरा रहा है। वो सच है, मेरे बच्चों ने लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, बच्चों ने लिखा है तो वो सच है, बच्चों के बीता है कि सच है, बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है। आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि 14 सितंबर को वारदात वाले दिन उनका बेटा तो उनके साथ खेत में चारा काट रहा था। मेरे पास लवकुश में और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पॉलिथीन लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो। एसपी को लिखी चिट्ठी में संदीप ने बताया है कि उसकी पीड़िता से बातचीत होती थी, वो अच्छी लड़की थी, उसकी दोस्त भी थी। वारदात वाले दिन वो पीड़िता से मिला भी था, लेकिन अब पीड़ित पक्ष इस चिट्ठी में लिखी गई बातों को साजिश बता रहा है। या है सकता है इस घटना को अंजाम देने के लिए ये फोन करे हों। ये तो साजिश है ना, जब हम वो दूसरे बिरादरी के हैं, हम अपने दूसरे बिरादरी के, पहले से ही इन लोगों ने साजिश रची होगी कि इस तरह हम क्या कहते वो करेंगे जब इस घटना को अंजाम देंगे। हाथरस कांड में अब दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोपी पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो मुजफ्फरनगर में भी इस मामले को लेकर अगड़ी जाति के लोगों ने महापंचायत की। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता जयंत चौधरी की अगुवाई में सड़क पर हल्ला बोल दिया। लेकिन यहाँ सवाल पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है। पीड़िता का गुनहगार कौन है, इसका खुलासा तो एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आएगा। मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। टीआरपी घोटाले की अब बात करेंगे, जिसमें रिपब्लिक टीवी के नए झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया है कि गिरफ्तार आरोपियों ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया है। जांच में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सबूत भी पाए गए। अब हमारे साथ एक खास मेहमान है, मिलिंद भराम्बे, जॉइंट सीपी मुंबई के हैं। एक ऐसे समय में जब ये टीआरपी स्कैम के बारे में चर्चा हो रही है और किस चैनल ने क्या किया। मिलिंद भराम्बे, ये बताइए, एफआईआर में कुछ चैनलों का नाम लिया गया, इंडिया टुडे वगैरह का, लेकिन आज जब सीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 3 चैनलों के नाम लिए, रिपब्लिक और 2 दूसरे चैनल। ये बताइए ऐसा क्यों हुआ, एफआईआर में क्या दिखाई दिया गया और इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चला? ऐसा है, एफआईआर में इंडिया टुडे चैनल का नाम लिया गया है, लेकिन उस एक्यूज को जब हमने इंट्रोगेट किया तब उसने इंडिया टुडे का नाम ना लेते हुए रिपब्लिक टीवी, फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा, ऐसे 3 चैनल्स का नाम लिया। ये हमने जो हाउस होल्ड जहाँ पर ये प्रोबेबल मैनिपुलेशन हुआ है, वहां पर जाके जब उन हाउस होल्डर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी ये 3 चैनल्स का नाम सब्सटेंशिएट किया। तो इसलिए अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसके हिसाब से ये 3 चैनल्स के खिलाफ एविडेंस बरामद हुए हैं, लेकिन हमारा तफ्तीश का एंगल ये अभी भी पूरा ओपन है। अभी भी हमको और भी जो एविडेंसेस बाकी चैनल्स के खिलाफ भी या इंडिया टुडे या कोई और चैनल के खिलाफ भी अगर एविडेंस मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से आगे जाएगा। हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से खास बातचीत की। परमबीर सिंह ने ही रिपब्लिक टीवी के टीआरपी फ्रॉड का खुलासा किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। इस मामले में पर्दाफाश के बाद मुंबई पुलिस ने कैसे इस पर जांच की और अब तक जांच कहां तक पहुंची है, इस पर परमबीर सिंह ने एक-एक करके सारे पॉइंट्स पर बात की है। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा। रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई
आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था, मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए? या आप प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी लाजमी तौर पे, कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है। और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए? कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है। अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहां डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहाँ जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी? साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूंगा ये कि और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। It directly translates into money, into revenues. जो इस केस में अक्यूज नंबर 1 है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है, इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य।